हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मयंक और मैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू काफ़ी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस से मेरा पर्पज़ ये था कि हम जो बच्चे घर पे हैं इस समय और कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए कुछ लेक्चर सीरीज़ के थ्रू मैं कुछ कंसेप्ट समझाऊँगा। तो इसके अंदर मैं 12th के साथ अलग डील कर रहा हूँ, 10th के साथ अलग डील कर रहा हूँ, बट द टाइम डिमांड्स कि हम 11th क्लास के लिए भी कुछ टॉपिक्स कवर करें, क्योंकि उनके 10th के पेपर सारे ही खत्म हो चुके थे और दे सेड आइडियली राइट नाउ उनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम कुछ वीडियोस शूट करते हैं जिससे उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा बैठ के वो चीज़ों को पढ़ पाएँ। तो मुझे लगता है कि आप में से बहुतों के पास एनसीईआरटी नहीं होगी मैथ्स की, और अगर आपने अरेंज कर ली, देखो दो तरीके से अरेंज हो सकती है। या तो आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो, आपको इंटरनेट पे उसका पीडीएफ बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट्स में शॉप नहीं खुली हुई है। तो आपको बुक लाना थोड़ा सा मुश्किल है, और एक बार जब शॉप खुल जाएंगे तो आप उसको बुक परचेज कर लेना अपनी 11th की एनसीईआरटी। और दूसरा तरीका ये है कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई आपका सीनियर रहता है जो क्लास 12th में आ गया है, आप उससे बोरो कर लो, क्योंकि वो आपको देगा तो नहीं उस एनसीईआरटी को। मुझे ऐसा लगता है कि 12th के बच्चों को 11th की एनसीईआरटी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो मुझसे आप क्या कर सकते हैं, उसको बोरो कर लो कि जब तक मेरे को मार्केट में नहीं मिले आप मेरे को तब तक पढ़ने के लिए दे दो। तो दो तरीके से आप इन चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। आपका कोई बड़ा भाई घर में था जिसके एनसीईआरटी ऑलरेडी आपके पास है, दैट वुड बी वेरी गुड, आप वो तो और भी अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। बट अगर कुछ भी नहीं अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, हम उसका ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको ऑनलाइन पीडीएफ नहीं मिलता तो आप मुझे बताना, मैं उसको आपका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करता हूँ, तो आप उसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब गोइंग थ्रू द कंटेंट, अगर आप 11th के कंटेंट को देखो तो ये मैथ बहुत अलग है, मतलब हमने जो 10th क्लास में सीखा है पर्टिकुलरली उससे तो बहुत अलग है। तो होगा क्या कि हम आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे और वो आपको बहुत कम समझ आएगा। दो तरीके से आप उसको करिए। जो बेटर तरीका है उसको करने का वो ये है कि आप वीडियो को दोबारा देखिए, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर यू, ठीक है। दूसरा, जो कंटेंट एनसीईआरटी में दे रखा है उसको पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि अब क्या है, आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, आप जितना ज़्यादा ग्रास्प करने की कोशिश करोगे, उतना ही आपको समझ आएगा। 10th वाला केस नहीं है कि आपको केवल हमने एक फॉर्मूला दिया और क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, वो नहीं है। आपको खुद से मेहनत करनी होगी इसके ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर भी अगर गोइंग थ्रू द चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर दैट वुड बी सेट, सेकंड चैप्टर वुड बी रिलेशन फंक्शन। तो सेट बहुत आसान टॉपिक है आपको बनाने के लिए, सेट कभी भी कराया जा सकता है, आप उसको बहुत आसानी से सीखते हैं। लेकिन फिर रिलेशन फंक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका आपके पास कोई बैकअप नहीं है, मतलब कहीं कुछ आपने उससे पहले नहीं सीखा था। तो सेट में करा सकता था, लेकिन मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं आपको थर्ड चैप्टर कराऊंगा, विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये मैं पर्टिकुलरली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक तो 10th में आपको ही मुश्किल लगा था, बट ओवर द पीरियड आपने काफी ज्यादा प्रैक्टिस की इस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो ये आपको फिर थोड़ा थोड़ा आसान लगने लगा। बहुत ज्यादा आसान नहीं लगा होगा, लेकिन ठीक है, जो बच्चा अच्छा कर रहा था उसने काफी सारे क्वेश्चन करने के बाद ये सीख लिया है कि ट्रिग्नोमेट्री से डील कैसे करना है। आपको 11th में ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है तो आप सबसे पहले वही काम करिए कि आपको 10th का बेसिक्स आने चाहिए। अगर आपको 10th के बेसिक्स नहीं आते तो फिर ये आपके लिए मुश्किल है, फिर तो आपको समझ आना ही नहीं, आप ये मान के चलिए। पूरी कोशिश ये करूंगा कि आपको समझा दूं चीजों को, लेकिन 10th का बेसिक तो आपको वहीं से पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं जो 11th के अंदर चीजें हैं उसको समझने। तो सबसे पहले 11th के अंदर है एंगल। अगर आप अपनी एनसीईआरटी का फर्स्ट डेफिनेशन देखोगे तो उसने एंगल को डिफाइन किया, व्हाट इज एंगल। अब देखो, हमने जो जूनियर क्लास में सीखा था वो बहुत थोड़ा सीखा था, मतलब बकेट में ड्रॉप के बराबर हमने चीजें सीखी हुई हैं। अब हमें पूरा बहुत डिटेल में काम सीखना है। तो जिन बच्चों को लगता था कि 10th में ट्रिगो मुश्किल थी, तो उनके लिए तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, लेकिन आप सीख सकते हो। बेसिक्स ठीक रखो, अपने चीजों को समझो। एंगल क्या है? एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन, measure of rotation of a ray about a point, ठीक है। किसी रे का रोटेशन का जो मेजर होगा दैट वुड बी योर एंगल। तो फॉर एग्जांपल सपोज करो आपके पास एक रे है, ये इसका इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट के अबाउट आप इसको रोटेट करोगे। अब इसका रोटेशन आप ऊपर ले जा सकते हो इस तरीके से, इसको आप इसको नीचे ले जा सकते हो। तो ऊपर ले जाते हो तो आप सपोज करो ये पोजीशन बन जाती है, ठीक है।
या थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ क्योंकि वो रे ओरिजिनल वही थी, तो या आप ओ ए मान लो इस पॉइंट को, इसको मान लो ओ बी। ठीक है, आपने क्या किया, आपकी ओरिजिनल में ये थी, आप इसको रोटेट करके यहाँ तक लेंगे, एक रोटेशन ये हो गया। दूसरे टाइप का रोटेशन क्या हो सकता था कि भाई आपके पास ओरिजिनल ओ ए बे थी और आपने इसको नीचे की तरफ रोटेट कर दिया, ऊपर ना ले जाके आपने इसको नीचे की तरफ रोटेट कर दिया, तो इसकी जो नई पोजीशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी। इस बार आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, देखो मैं जो एरो बना रहा हूँ, जैसे इसमें एरो इस साइड बनाया तो इसका मतलब रोटेशन का डायरेक्शन ये है, और इसमें एरो इस साइड बनाया तो रोटेशन का डायरेक्शन ये है। अब ये डायरेक्शन का पर्पस क्या है, क्यों लिखा गया है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ समझो पहले, यहाँ पर आप देख रहे हो तो अगर आप डायरेक्शन की बात करोगे तो ये जो डायरेक्शन है दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कहोगे इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज का मतलब अब घड़ी की सुई कैसे मूव करती है आपकी, आप इस तरीके से मूव करती है, वॉच इस तरीके से मूव करती है ना आपकी, तो ये जो रोटेशन है दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हो तो ये क्लॉकवाइज हो गया। और जब रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो एंगल आपका अलग फॉर्म अज्यूम करेगा, और जब ये वाला रोटेशन देखो, ये क्या कर रहा है, दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्लॉक तो ऐसे मूव करती है आपकी, क्लॉक का मूवमेंट कैसा होता है, इस तरीके से, लेकिन ये जो मूवमेंट था ये कैसा है, ये रिवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। इसको आप क्या रीड करते हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये ध्यान रखो, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो एंगल को आप क्या लिखोगे, एंगल कैसा रहेगा, पॉजिटिव, एंगल को आपको लिखना है पॉजिटिव। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो एंगल को लिखना है आपको नेगेटिव। अब दिस वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट, ऐसा आपने कुछ भी टेंथ में नहीं सीखा, तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि एंगल पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से काम करते हैं। पॉजिटिव एंगल का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट, और नेगेटिव एंगल का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट। ये सबसे ज्यादा बेसिक है आपका। ट्रिगो की बात करूंगा तो मैं, आप एंगल समझ के उसका रोटेशन, ये जो ओरिजिनल रे होती है उसको इनिशियल रे बोलते हैं, जिसके अबाउट वो रोटेट हो रही है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, और जो फाइनल पोजीशन होती है उस रे की उसको फाइनल वर्टेक्स बोल देते हैं, फाइनल रे बोल देते हैं, ठीक है, या टर्मिनल रे बोल देते हैं। तो आप इनिशियल रे, टर्मिनल रे और वर्टेक्स, ये तीनों कांसेप्ट आप समझ लो, एनसीईआरटी से आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। आगे समझो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेजरमेंट में। अगर मैं पूछूं तो मेजरमेंट के जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, तो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट में क्या होगा, दो तरीके के मेजर्स होते हैं एंगल को मेजर करने के लिए। तो हमने अभी तक 10th में केवल यही सीखा था कि डिग्री में मेजर होता है सारा एंगल, लेकिन ऐसा नहीं है, डिग्री में ही मेजर नहीं होता, उसको मेजर करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ दो तरीके आपको सीखने हैं। तो सबसे पहला तो वही है कि डिग्री मेजर क्या था। डिग्री मेजर आपने सीखा, जैसे 30 डिग्री 70 डिग्री सीखा था ना आपने। इसको आप क्या रीड करते हो कि भाई अगर किसी रिवोल्यूशन का, किसी कंप्लीट रिवोल्यूशन का, रिवोल्यूशन मतलब आप जहां थे वहीं वापस घूम के आ गए, उसका 1/360th पार्ट, कितना पार्ट, 1/360th पार्ट, 1/360th जो पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड योर 1 डिग्री, ठीक है। इसको आप क्या रीड करते हो, दिस इज 1 डिग्री। अब इसमें भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो समझो। अब हमारे हिसाब से जो डिग्री मेजरमेंट था वो सबसे छोटी यूनिट होती थी एंगल को मेजर करने के लिए, है ना। जैसे 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया। हमने जो मेजर सीखा था वो क्या सीखा था, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। हमने ये सारी चीजें सीखी हुई हैं, लेकिन डिग्री उसकी सबसे छोटी यूनिट नहीं है। जैसे आपने लेंथ की मैं बात करता हूँ, तो लेंथ में सबसे छोटी यूनिट क्या थी, मीटर, जो मेजरमेंट ओरिजिनल मेजरमेंट है। लेकिन उससे छोटी क्या होती है, मीटर से छोटी होती है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटी होती है मिलीमीटर होती है। तो ऐसे इससे छोटी यूनिट भी है, तो वो क्या है, मिनट और सेकेंड। तो मैंने क्या क्या बताया, मिनट और उसके बाद सेकेंड। ये टाइम वाला सेकेंड नहीं, ये एंगल मेजरमेंट का सेकेंड। तो इसका मतलब जो डिग्री है आप कहोगे सबसे बड़ी होती है, और मिनट उससे छोटा, और उससे छोटा सेकेंड। तो डिग्री मेजरमेंट सबसे बड़ा है, उससे छोटा मिनट हो गया और उससे छोटा सेकंड हो गया। अब इसका कन्वर्जन कैसे होगा वो समझो।
1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। मैं सिंगल डेसिमल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसके लिए, मिनट के लिए। एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड। तो डिग्री मेजर आपको समझ आ गया। डिग्री मेजर से छोटा क्या होता है, मिनट। यूनिट में अगर चेक करेंगे, और 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड। एक मेजरमेंट आपका ये होता है, ठीक है। दूसरा मेजरमेंट समझो क्या होगा। दूसरा मेजरमेंट होता है इसका रेडियन मेजर। क्या काम है, रेडियन मेजर। अब रेडियन मेजर क्या है, किसी यूनिट लेंथ के सर्कल में, यूनिट सर्कल में, यूनिट सर्कल का मतलब है, यूनिट सर्कल का मतलब है एक सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट। 1 यूनिट कुछ भी हो सकती है, 1 मीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है। 1 यूनिट के सर्कल के अंदर सपोज करो आपके पास क्या है, एक यूनिट रेडियस का सर्कल है, 1 यूनिट, ठीक है। और 1 यूनिट के आर्क, यानी कि 1 यूनिट का आर्क मतलब ये सपोज करो यहाँ पे आर्क बनाया हुआ है और इसकी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट। मैं इसको ए मार्क करता हूँ, इसको बी मार्क करता हूँ, ये पॉइंट ओ हो गया। तो यूनिट लेंथ का सर्कल यूनिट रेडियस के सर्कल में, यूनिट लेंथ का आर्क यूनिट रेडियस के सर्कल के अंदर सेंटर पर जो एंगल सब्सटेंड करेगा, सेंटर पर जो एंगल सब्सटेंड करेगा, ये सपोज करो थीटा कर रहा है, तो ये थीटा किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन के इक्वल। क्या होगा, 1 रेडियन के इक्वल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ चीजों को। यूनिट रेडियस के सर्कल के अंदर यूनिट लेंथ का आर्क सेंटर पर जो एंगल सब्सटेंड करता है, दैट वुड बी योर 1 रेडियन। इसका अगर फॉर्मूला सीखना है आपको, तो थीटा इज इक्वल्स टू L/R, थीटा इज इक्वल्स टू L/R, ये इसका फॉर्मूला है कन्वर्जन का, ठीक है। आपको अगर कभी निकालना हो, और ये क्या कहता है आपसे, L क्या है, आर्क लेंथ, और R क्या है, रेडियस, ठीक है। अब आर्क लेंथ हमने 1 ले लिए और रेडियस भी 1 ले लिए, तो 1/1 कितना हो गया, कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इंस्टेड आप आर्क लेंथ को क्या ले लो, रेडियस के इक्वल ले लो। जैसे सपोज करो 5 सेंटीमीटर का कोई रेडियस का सर्कल है और 5 सेंटीमीटर लेंथ का कोई आर्क होगा, तो सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड करेगा, 1 रेडियन। क्यों, 5 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, दैट वुड कम्स आउट टू बी 1। तो ये रेडियन मेजर हो गया। अब आप ये मुझे बताओ कि जो यूनिट रेडियस का सर्कल है, यूनिट रेडियस का सर्कल है, अगर सपोज करो कोई, मैंने क्या कहा, यूनिट रेडियस का सर्कल है, इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी है, 1। तो इसकी सर्कमफेरेंस क्या होगी, सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला था, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है L इज इक्वल्स टू 2πr। सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला है, L इज इक्वल्स टू 2πr। अब आपको रेडियस कितना दिया हुआ है इस पर्टिकुलर केस में, रेडियस तो 1 दिया हुआ, तो आर्क लेंथ कितनी हो गई, 2π। आर्क लेंथ कितनी हो गई, 2π। तो अब आप अगर इस फॉर्मूले को लगाओगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर थे ओरिजिनल पोजीशन पे और आप कंप्लीट रोटेशन करके आ गए, वापस कहाँ गए, यहीं आ गए। मतलब ये पोजीशन थी आपकी और आप उसको इस तरीके से रोटेट करके वापस कहाँ गए, यहाँ तक आ गए वापस। तो ये कितना हो गया, कंप्लीट रोटेशन हो गया। और कंप्लीट रोटेशन करने में सर्कल को कितना आर्क लेंथ बनती है, 2πr। आर की जगह आपने 1 डाल दिया क्योंकि यूनिट रेडियस का सर्कल था। तो इसका मतलब अगर इस फॉर्मूले में एंगल पूछा जाए तो ये क्या बनेगा, 2π डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आ गया, 2π। इसका मतलब जब भी आप कंप्लीट रोटेशन करोगे तो रेडियन मेजर में कितना एंगल कवर होगा, 2π। जब भी आप रेडियन मेजर की बात करोगे तो कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल कवर होगा, 2π। और हाफ रोटेशन में मतलब अगर आप ये ओरिजिनल पोजीशन थी और आप इसको ले जाके कहां वापस ले आते हो, यहाँ पर, तो ये जो एंगल सब्सटेंड होगा, ये जो एंगल सब्सटेंड होगा, हाफ जो एंगल सब्सटेंड होगा, उसको आप कितना करोगे, पाई। कितना रेडियन कवर होगा, पाई रेडियन। आप यहाँ इसको रेडियन जरूर लिखो, यहाँ पर भी रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन। ये बात समझ आ गई होगी आपको। अब इसकी कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या है, आप मुझे बताओ कि रेडियन मेजर में पूरा कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल बन रहा है, 2π। रेडियन मेजर में कंप्लीट रोटेशन का कितना एंगल बन रहा है, 2π। और कंप्लीट रेवोल्यूशन करने पर डिग्री में कितना एंगल बनता था, 360 डिग्री। आप पॉइंट के अबाउट जब एंगल बनाते हो तो 360 डिग्री बनता था, आप उसको 360 लिख लो। इसका मतलब पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यार कन्वर्जन ध्यान रखो, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब
इतना अगर आज समझ पाए तो आपके लिए क्लास सफिशिएंट है। कोई क्वेश्चन नहीं करना, बस इसके कंसेप्ट को आप एनसीईआरटी से रीड कर लेना। बहुत कम समझाया आज, इस चीज को मैं दोबारा रिपीट जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके पास वीडियो होगी। आप जो भी मैंने सिखाया उसको एनसीईआरटी से पढ़ो एक बार, क्योंकि क्वेश्चन तो तब अप्लाई होंगे ना जब हमें ये कंसेप्ट समझ आएगा। जो हमारी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट के क्वेश्चन है जितने भी हैं। मैं इसमें आज कोई कंसेप्ट क्वेश्चन नहीं करा ना, मैंने आज आपको बेसिक कंसेप्ट समझा दिया है कि हमारा डिग्री मेजर और रेडियन मेजर है क्या, और उसको कैसे आप एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे। एक बार इसको एनसीईआरटी से पढ़ो, फिर हम आगे की चीजों पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए।